अब लगातार 11 बार अपना फैसला बदलने के बाद जब 12वें दिन राजा भोज दरबार पहुंचे और विक्रमादित्य के सिंहासन पर बस बैठने ही वाले थे कि इस बार उन्हें 12वीं पुत्री पद्मावती ने सिंहासन पर बैठने से रोक दिया। उसने कहा, महाराज, इस पर बैठने के लिए आपको राजा विक्रमादित्य जैसा होना पड़ेगा। इतना कहकर वह विक्रमादित्य के गुणों को बताने के लिए एक कहानी सुनाने लगी। एक रात राजा विक्रमादित्य अपने महल की छत पर बैठे थे। मौसम बहुत सुहाना था और पूनम का चांद अपने पूरे यौवन पर था तथा चांदनी रात में सब कुछ इतना साफ साफ दिख रहा था मानो कि दिन हो। प्रकृति की इस सुंदरता में राजा एकदम खोए हुए थे। सहसा वे किसी स्त्री की चीख सुनकर चौंक गए। लगातार कोई औरत चीख और सहायता के लिए पुकार रही थी। उस स्त्री को विपत्ति में देख विक्रम ने ढाल तलवार संभाली और अस्तबल से घोड़ा निकाला। घोड़े पर सवार हो फौरन ही उस दिशा में चल पड़े। कुछ ही समय बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री बचाओ बचाओ कहती बेतहाशा इधर उधर भागी जा रही है और एक विकराल दानव उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा है। विक्रम ने एक क्षण भी नहीं गंवाया और उसे बचाने घोड़े से कूद पड़े। युवती उनके चरणों पर आ गिरी और बचाने की विनती करने लगी। पहले तो विक्रम ने उसे उठाया और उसे बहन संबोधित कर ढाढ़स बंधाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अब वह राजा विक्रमादित्य की शरण में है और उनके रहते उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब वे उसे दिलासा ही दे रहे थे तो राक्षस ने बड़े जोरों का अट्टहास लगाया। उसने विक्रम को ऊपर से नीचे देखा और कहा कि उनके जैसा कोई तुच्छ साधारण मानव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तथा उन्हें वह कुछ ही क्षणों में पशु की भांति उनको चीर फाड़ कर रख देगा। ऐसा बोलते हुए वह विक्रम की ओर तेजी से लपका। विक्रम ने उसे चेतावनी देते हुए ललकारा पर राक्षस ने उनकी चेतावनी का उपहास किया। उसे लग रहा था कि विक्रम को वह पल भर में ही मसल के रख देगा। वह उनकी ओर तेजी से बढ़ता रहा। विक्रम भी पूरे सावधान थे और ज्यों ही वह विक्रम को पकड़ने के लिए बढ़ा, विक्रम ने बचकर उल्टा उस पर तलवार से वार कर दिया। राक्षस भी अत्यंत फुर्तीला था और उसने पैतरा बदलकर खुद को बचा लिया और अब राजा से भिड़ गया। अब दोनों में बहुत घमासान युद्ध होने लगा। विक्रम ने भी इतनी फुर्ती और चतुराई से युद्ध किया कि थोड़ी ही देर में राक्षस थककर चूर हो गया तथा शिथिल पड़ गया। विक्रम ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और अपनी तलवार से राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। धड़ अलग होते ही विक्रम ने समझा राक्षस का अंत हो चुका है, मगर दूसरे ही पल उसका कटा सिर फिर जुड़ गया और राक्षस दुगुने उत्साह से उठकर लड़ने लगा। अब इसके अलावा एक और समस्या हो गई थी। उसका रक्त जहां गिरा था वहां से एक और राक्षस पैदा हो गया था। राजा विक्रमादित्य क्षण भर को तो चकित हुए, किंतु अब अविचलित एक साथ दोनों राक्षसों का डटकर सामना करने लगे। रक्त से जन्मे राक्षस ने मौका देखकर जब उन पर घूंसे का प्रहार किया तो उन्होंने पैतरा बदलकर पहले वार में उसकी भुजाएं तथा दूसरे वार में उसकी टांगें काट डाली। राक्षस असह्य पीड़ा से इतना चिल्लाया कि पूरा वन उसकी आवाज से गूंज गया। उसे दर्द से तड़पता देखकर दूसरा राक्षस का धैर्य जवाब दे गया और मौका पाकर वह सर पर पैर रखकर वहां से भागा। चूंकि उसने डर के पीठ दिखाई थी, इसलिए विक्रम ने उसे अब मारना उचित नहीं समझा। उस राक्षस के भाग जाने के बाद जब विक्रम उस स्त्री के पास आए तो देखा कि वह भय के मारे कांप रही थी। उन्होंने उससे कहा कि उसे अब भय त्याग कर पूरी निश्चिंत हो जाना चाहिए क्योंकि वह दानव अब भाग चुका है। उन्होंने उसे अपने साथ महल ले जाने की पेशकश की ताकि उसे उसके माँ बाप के पास सुरक्षित पहुंचा दे। उस स्त्री ने जवाब दिया कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है, क्योंकि वह राक्षस मरा नहीं और वह लौटकर फिर उसे इसी स्थान पर ले आएगा। ये सुनकर जब विक्रम ने उसका परिचय जानना चाहा तो वह बोली कि वह सिन्हुल द्वीप की रहने वाली है और एक ब्राह्मण की बेटी है। एक दिन वह तालाब में सखियों के साथ नहा रही थी, तभी राक्षस ने उसे देख लिया और उस पर मोहित हो गया। वहीं से वह उसे उठाकर यहाँ ले आया और उसे ही अपना पति मान लेने को कहता है। उसने आगे कहा कि उसने भी सोच लिया है कि वह अपने प्राण दे देगी, मगर अपनी पवित्रता किसी भी हाल में नष्ट नहीं होने देगी। वह ये सब बोलते बोलते सिसकने लगी और उसका गला भराया। विक्रम ने उसे पूरा आश्वासन दिया कि वे राक्षस का वध करके उसकी समस्या का अंत कर देंगे, परंतु उन्होंने राक्षस के फिर से जीवित होने का राज पूछा। उस स्त्री ने जवाब दिया कि राक्षस के पेट में एक मोहिनी वास करती है जो उसके मरते ही उसके मुंह में अमृत डाल देती है। लेकिन उसे तो वह जीवित कर सकती है, मगर उसके रक्त से पैदा होने वाले दूसरे राक्षस को नहीं, इसलिए उस दूसरे राक्षस ने अपंग होकर दम तोड़ दिया था। ये सुनकर विक्रम ने भी कहा कि वे प्रण करते हैं कि उस राक्षस का वध किए बगैर अपने महल नहीं लौटेंगे, चाहे उनको कितनी भी प्रतीक्षा क्यों न करनी पड़े। उन्होंने जब उससे मोहिनी के बारे में पूछा तो स्त्री ने उस बारे में अपनी अनभिज्ञता जताई।
अब उसका इंतजार करने के लिए विक्रम एक पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे। तभी एक सिंह झाड़ियों में से निकलकर उन पर झपटा। चूंकि विक्रम भी पूरी तरह चौकन्ने नहीं थे, इसलिए पहली बार सिंह भी उनकी बाह पर घाव लगाता हुआ निकल गया। अब विक्रम भी पूरी तरह दूसरे हमले के लिए तैयार हो गए थे। इस बार जब सिंह उनकी ओर झपटा तो उन्होंने उसके पैरों को पकड़कर उसे पूरे जोरों से हवा में उछाल दिया। सिंह इस बार बहुत दूर जाकर गिरा और क्रुद्ध होकर उसने बहुत जोरों की गर्जना की। अब सिंह ने भागने वाले राक्षस का रूप धर लिया। ये देखते ही विक्रम की समझ में आ गया कि उस राक्षस ने छल से हराना चाहा था। वे भी फिर से लपक कर राक्षस से भिड़ गए। दोनों में फिर से बहुत भीषण युद्ध शुरू हो गया। इस बार जब राक्षस की लड़ते लड़ते सांसें फूलने लगी तो विक्रम ने पूरी तलवार उसके पेट में जा घुसेड़ी। पेट पे वार होते ही राक्षस धरती पर गिरकर दर्द से चीखने लगा। विक्रम ने भी बिना देरी किए तलवार से उसका पूरा पेट फाड़कर रख दिया। पेट फटते ही मोहिनी भी कूदकर बाहर आई और अमृत लाने दौड़ी। विक्रम ने भी तेजी दिखाए और बेतालों का स्मरण कर उन्हें मोहिनी को पकड़ने का आदेश दिया। इस बार अमृत न मिल पाने के कारण राक्षस तड़पकर मर गया। राक्षस के मारे जाने के बाद मोहिनी ने अपने बारे में बताया कि वह शिव की एक गणिका थी जिसे किसी गलतीवश सजा के रूप में उस राक्षस की सेविका बनना पड़ा था। महल लौटकर विक्रम ने ब्राह्मण कन्या को उसके माता पिता को सकुशल सौंप दिया और खुद मोहिनी से विधिवत विवाह कर लिया। इतना कहते ही 12वीं पुतली पद्मावती ने राजा भोज से कहा कि क्या आप भी अपने राज्य की प्रजा के लिए कुछ भी कर सकते हैं? अगर ऐसा कोई अद्भुत काम आपने किया है तो आप इस सिंहासन पर खुशी से विराज सकते हैं। ये कहते ही 12वीं पुतली पद्मावती भी वहां से उड़ गई। ये सुनकर राजा भोज 12वें दिन भी विक्रमादित्य के उस सिंहासन पर बैठने का साहस न कर पाए और सोचा कि अब फिर कल आऊंगा और तब ही सिंहासन पर बैठूंगा। आपको किस सिंहासन बैठसी की कहानी कैसी लगी? आपने कमेंट्स बताएं और इसी तरह की कहानी के लिए हिंदी मनोरंजन कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।